हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सपना और आज मैं एक और चैप्टर लेकर आई हूँ। भाई की कैंसर जर्नी का शायद ये आज लास्ट चैप्टर होगा, लेकिन मैं इसके बाद शायद एक दो चैप्टर्स और बनाऊँगी ज़रूर, क्योंकि बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। और कुछ मैसेजेस हैं जो मैं देना चाहूँगी, तो वो मैं अपने कल परसों के चैप्टर्स में दूँगी। तो कल तक के चैप्टर में मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी थी कि भाई मार्च के मंथ में मतलब एक महीने के स्पैन में अगर मैं बोलूँ तो 3 बार हॉस्पिटलाइज हुआ एट फोर्टिस। उसका फाइनली ट्रीटमेंट फोर्टिस पे ही चल रहा था। एंड जब हम फोर्टिस पहुँचे थे जनवरी में, तो बड़ी सारी रेवलेशंस हुई। पहली रेवलेशन उसकी ब्रेन MRI से रिलेटेड हुई, जो मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में शेयर किया। क्योंकि फोर्टिस के डॉक्टर को ये लगा कि ब्रेन में जब शुरू से ही एक छोटा सा ट्यूमर था, स्पॉट था कैंसर का, तो शुरू में रेडिएशन क्यों नहीं करी डॉक्टर ने। क्योंकि बाद में आते आते वो एक स्पॉट के 40 स्पॉट्स हो गए थे, पूरी ब्रेन में कैंसर फैल चुका था। और उसकी वजह से भाई की 15 रेडिएशंस करनी पड़ी ब्रेन की, और उन रेडिएशंस की वजह से शायद कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बन गई, डेवलप हो गई। फिर फोर्टिस के ही जो ऑन्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक और चीज़ बोली कि आपका मतलब मेरा ब्रदर, ही वॉज अ नॉन स्मोकर, उसने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। ही वॉज अ नॉन ड्रिंकर, वो ड्रिंक नहीं करता था। एशियन, इंडियन, ओनली 36 ईयर्स ओल्ड और पंजाबी। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन परमिटेशंस डॉक्टर्स बनाते हैं टू एनालाइज रीज़न, कैंसर हुआ तो क्यों हुआ। तो जब वो स्मोक नहीं करता था, और ऐसा डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि अगर कोई स्मोक भी करता है रेगुलर, तो भी उसको लंग कैंसर इतनी कम एज में नहीं होता, बाद में ही जाके होता है। तो स्मोकिंग वैसे भी अवॉइड करिए, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अगर आप करते भी हैं, ट्राई एंड अवॉइड। लेकिन ब्रदर के केस में डॉक्टर को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही थी कि अगर स्मोकिंग नहीं है, ड्रिंकिंग नहीं है, लाइफस्टाइल भी सिंपल है, सब कुछ हेल्दी रहा हमेशा उसके साथ, तो क्यों हुआ। तो उन्होंने एक और चीज़ हमें बताई कि क्या आपने इनका एक DNA का एनालिसिस होता है, जीन म्यूटेशन का एक टेस्ट होता है। एक ने एक्चुअली कई सारे टेस्ट होते हैं, तो एक एडवांस टेस्ट होता है। तो उन्होंने हमसे पूछा कि हमने ये करवाया कि नहीं। सो वी सेड कि नहीं, क्योंकि जो बालाजी का डॉक्टर था उन्होंने हमको उस टेस्ट के लिए मना कर दिया था। उन्होंने एक बहुत बेसिक सा टेस्ट करवाया, और उस बेसिक टेस्ट में आई थिंक 13 जीन्स के ही टेस्ट कवर होते हैं। एंड उस टेस्ट को हम किसी लोकल लैब से ही उन्होंने करवाया था, और उसमें कुछ नहीं आया था। तो ये बालाजी के डॉक्टर के हिसाब से था। और बालाजी के ही डॉक्टर ने ब्रेन रेडिएशन के लिए भी मना किया कि हम अभी इसको कुछ नहीं करेंगे। बालाजी के ही जो डॉक्टर था, उन्होंने ही हमसे बार बार कीमोथेरेपीज़ के लिए और इम्यूनोथेरेपीज़ करवाई। एंड बाद में जब हम फोर्टिस आए, तो हमको यही लगा कि वो सब कुछ गलत हुआ। वो सारा 1 साल का जो ट्रीटमेंट बालाजी के डॉक्टर ने किया, वो सब गलत था एज़ पर द फोर्टिस डॉक्टर। कि ब्रेन की रेडिएशन सबसे पहले होनी चाहिए थी, जो इग्नोर कर दी, और आज वो एक ब्रेन का लीजन 40 लीजन्स में कन्वर्ट हो गया। जो एक रेडिएशन से ब्रेन को हम मतलब साइड कैंसर को ख़त्म कर देते, आज 15 रेडिएशंस करनी पड़ गई हमको, और उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हुए। इम्यूनोथेरेपी दी गई मेरे भाई को 13, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं, बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। बाद में एक डॉक्टर से ये भी सुनने में आया कि इम्यूनोथेरेपी इतनी नहीं देनी थी, ज़रूरत ही नहीं थी। वो भी ट्रीटमेंट लगा कि गलत था। और वो बालाजी के डॉक्टर बहुत एग्रेसिवली कीमोथेरेपीज़ कर रहे थे। पहले 21 दिन में हुई, फिर 14 दिन में होने लगी, फिर वो जनवरी में बोले कि हर हफ्ते हम कीमो करेंगे। तो दैट इज़ व्हेन वी हैड टू चेंज द डॉक्टर, बिकॉज हम अपने भाई को इतना टॉर्चर होने नहीं दे सकते थे कि अब हर हफ्ते उसकी कीमो करवाते। फिर ये जो एक और रेवलेशन हुई कि ये जो DNA का टेस्ट था, तो फोर्टिस के डॉक्टर ने हमको यही पूछा कि ये एडवांस वाला टेस्ट क्यों नहीं हुआ। सो हमने उनको फिर वही चीज़ बोली कि जो हमें हमारा डॉक्टर बोलता रहा, हम वो करवाते रहे। हमने जबकि बोला था बालाजी के डॉक्टर को कि हम, आप कहते हैं तो हम ये एडवांस टेस्ट करवा लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है इस टेस्ट में। वो टेस्ट होता है सिर्फ दुनिया की एक ही लैब में, विच इज़ गार्डेंट इन USA। तो यहाँ से सैम्पल USA जाते हैं गार्डेंट लैब में, और वहाँ से ही उस टेस्ट का रिजल्ट आता है। एंड दैट टेस्ट कॉस्ट अराउंड 2,36,000, इतनी उस टेस्ट की वैल्यू है। सो
बालाजी के डॉक्टर ने हमसे स्टार्टिंग में एक बेसिक सा डीएनए टेस्ट करवाया था, जिसमें वैसे ही कोई चांसेस नहीं थे कुछ आएगा। फोर्टिस के डॉक्टर ने हमको बोला कि ये टेस्ट तो करवाइए, और अगर आप लकी है, अगर ये पेशेंट लकी हैं, तो इनका उसमें कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। और सिर्फ 5% लोग होते हैं जो इतने लकी होंगे जिनका टेस्ट में कुछ पॉजिटिव आ जाए, और अगर वो आया तो शायद हमारे पास उसका इलाज है, मेडिसिन है। तो ब्रदर का वो टेस्ट हुआ, लिक्विड बायोप्सी भी हुई और सॉलिड बायोप्सी भी हुई, ब्लड की बायोप्सी, और जो उसके लंप थे कैंसर के उनकी सॉलिड बायोप्सी भी हुई। टेस्ट्स का रिजल्ट आते आते 15-20 दिन, 1 महीना लगा, फरवरी एंड तक आया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे भाई का एक नहीं 5 डिफरेंट जीन्स का म्यूटेशन उस टेस्ट में निकला। मतलब ब्रदर का जो कैंसर हुआ वो जीन म्यूटेशन की वजह से हुआ। वो क्यों हुआ उसका रीज़न किसी को नहीं मालूम। जो बॉडी के डीएनए थे, जो जीन्स थे, उसमें से 5 जीन्स उसके म्यूटेट हो चुके थे, जिस वजह से ये कैंसर ग्रो हुआ। एंड नॉर्मली लोगों का कोई एक आध डीएनए म्यूटेशन में चला जाता है, म्यूटेट हो जाता है। मेरे भाई के 5 थे। सो BRAF एक जीन था जिसका मुझे याद है, BRAF, ATM, बहुत सारे थे, 5 थे। BRAF जीन की दवाई है। सो फोर्टिस के डॉक्टर ने हमको ये बताया कि सिर्फ एक मेडिसिन अब ब्रदर को दी जाएगी। कोई हॉस्पिटल में आके कीमो वगैरह कुछ नहीं करनी, घर पे रह के आपको बस एक वो मेडिसिन लेनी है। और मतलब उन्होंने हमें काफ़ी होप दिखाई, यही बोला कि लकी हो जो निकल आया टेस्ट में, रीज़न पता चल गया कि जीन म्यूटेशन की वजह से कैंसर है। तो अब वही चीज़ हुई ना, हम फिर सोच में पड़ गए कि बालाजी के डॉक्टर ने ये क्यों नहीं करवाया। उसने ये क्यों नहीं सोचा कि स्मोकिंग नहीं है, ड्रिंकिंग नहीं है, इंडियन एशियन वेरी यंग गाय, क्यों हुआ? उन्होंने वो एडवांस टेस्ट 1 साल पहले क्यों नहीं करवाया? फोर्टिस वाले डॉक्टर ने क्यों करवाया? और उन्होंने करवाया और उसमें निकल कर भी आ गया कि 5 जीन्स की म्यूटेशन है। फैक्ट ये भी है कि उन 5 जीन्स में से आज तक पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जीन की दवाई है, BRAF, जितना हमें पता है और जितना हमें बताया गया। हम एम्स भी गए, एम्स के डॉक्टर ने भी हमको ये बताया। और जो बाकी के 4 जीन्स थे उनका कोई इलाज ही नहीं है, उनकी कोई दवाई नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें समझ में आया था कि जो एक मेडिसिन है एक जीन की, शायद वही मेडिसिन से कंट्रोल हो जाता कैंसर। लेकिन ये सब चीज़ें हुई, रिज़ल्ट आया, पॉजिटिव भी आया, उसकी दवाई भी थी, लेकिन उसी दौरान जो ब्रेन में इतने सारे लीजन्स हो गए, इतनी सारी रेडिएशंस करनी पड़ी, और ब्रदर के लंग्स में पानी भर गया, दोनों लंग्स में। तो फोर्टिस वाला डॉक्टर हमको यही बोलते थे कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ बहुत ज़्यादा कि मेरे पास आज दवाई है, इलाज है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। और वो जो दवाई थी जीन म्यूटेशन की, वो हफ्ते की डोज आती थी, अराउंड 80-88,000 की एक हफ्ते की दवाई। तो वो भी लाखों में ही जाती थी पर मंथ दवाई। लेकिन पापा वॉज वेरी एडमेंट कि हम ये दवाई ज़रूर देंगे, दिलवाएंगे, क्योंकि हम इतने होपफुल हो गए थे। पूरा 1 साल गलत ट्रीटमेंट की वजह से, या जो भी कह लो, आई डोंट नो, जो फोर्टिस के डॉक्टर्स का मानना था कि ट्रीटमेंट गलत था। पूरा 1 साल जो होता रहा, डायग्नोसिस ही गलत किया, ये जीन एनालिसिस करना था जो हुआ ही नहीं प्रॉपरली, ब्रेन की रेडिएशन करनी थी जो हुई नहीं प्रॉपरली, इतनी सारी इम्यूनोथेरेपी दे दी जिसको देना ही नहीं था। ये सब फोर्टिस के डॉक्टर्स ने हमको बोला। एंड वी वर लाइक, पूरा 1 साल वेस्ट हुआ। उससे पहले 3-4 महीने वेस्ट हुए, क्योंकि जयपुर के डॉक्टर्स कैंसर जैसी इतनी बड़ी बीमारी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। ब्रदर जाता रहा, मिलता रहा अलग अलग डॉक्टर्स को, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो पूरा 1.5 साल उसका वेस्ट ही हुआ। ठीक है, डेस्टिनी थी, वही होता ना, अल्टीमेटली हर चीज़ हम डेस्टिनी पे डाल देते हैं। बट फैक्ट ये है कि सब लोग इन्वॉल्व थे और शायद चाहते तो ठीक तरह से कर सकते थे, ठीक कर सकते थे, लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकते थे। कैंसर था, खतरनाक था, पहले ही डायग्नोस हो जाता अर्ली स्टेज में तो क्योर हो सकता था, ट्रीट हो सकता था। अगर चलो 4th स्टेज पे पता चला, सही तरह से फिर डायग्नोसिस कराते, सही से टेस्ट्स करवाते, ब्रेन को पहले रेडिएशन से फ्री करते कैंसर से, ये सब चीज़ें करते। क्योंकि 1 साल के बाद हमको ये लग रहा था कि हमने तो पूरा साल वेस्ट किया। 60-70 लाख तब तक हमारे खर्च हो चुके थे, पैसों का तो कोई सोच भी नहीं रहा था। यही लग रहा था कि कितना टाइम वेस्ट हो गया। उसके दौरान भी, उस फेज़ में भी, जनवरी में हम कितने डॉक्टर्स को और भी मिले, एम्स भी गए, मैक्स कैंसर सेंटर भी गए, फोर्टिस भी गए, सब जगह। बट डॉक्टर फिर यही बोलते थे कि अब मैं बहुत मजबूर हूँ कि मेरे पास आज है, दवाई है, शायद
लाइफ बढ़ा सकते थे, बट अब हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज अब तो ब्रेन में भी, लंग्स में पानी भर गया है, बहुत कंडीशन ख़राब हो चुकी थी भाई की। तो बस क्या करें अब। और लंग्स में पानी भरने की वजह से वो कैंसर की जो मेडिसिन थी वो भी हम नहीं डॉक्टर दे पा रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत हैवी एंटी बायोटिक्स और एंटी फंगल मेडिसिन पे था, बहुत हैवी मेडिसिन पे था, ड्रिप्स चढ़ती थी। एंड डॉक्टर को ये था कि हम एक पेशेंट को इतनी मेडिसिन एक साथ नहीं दे सकते, तो लाइक 1/4 ही वो डोज उसको देते थे कैंसर की मेडिसिन की, क्योंकि तब और चीज़ें बहुत स्टार्ट हो गई थी। फिर अप्रैल के मंथ में ब्रदर तीसरी बार एडमिट होके फोर्टिस से जब घर आया, तो 2-3 बार ऐसा हुआ था, और इमरजेंसी में भी हम बीच में फोर्टिस गए थे, फिर उसको लेकर गए थे। एक बार फिर ऐसा हुआ कि जब उसको वो जो एंटीबायोटिक देते थे, घर पे अटेंडेंट आता था देने, तो पता नहीं वो मेडिसिन क्या कर देती थी बॉडी के अंदर कि मेरा भाई छटपटाने लगता था, हाथ पैर मारने लगता था बेड पे, और कहता था मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, खड़े होकर उसको देखेंगे तो नहीं, कुछ एक्शन लेंगे। तो एक बार इमरजेंसी में ऐसे ही हमें उसको फोर्टिस लेके जाना पड़ा। पर उस दिन रात के 10 साढ़े 10 बज चुके थे, सेम ब्रदर की ऐसी कंडीशन हो गई, और हम कॉल कर रहे हैं फोर्टिस में, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, किसी डॉक्टर से हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें, किसको मिले आके इमरजेंसी में, कोई डॉक्टर है नहीं है। तो हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं वो भी उस टाइम घर पे थे, उन्होंने आर्टेमिस में कॉल किया, वो किसी डॉक्टर को जानते हैं वहाँ पे, कोई हेड है वहाँ की, और उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए कि पेशेंट को हम इमरजेंसी में ला रहे हैं, सिर्फ उनको आप स्टेबल करिए, पेशेंट के कोई टेस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी 2 महीने से हॉस्पिटल में ही है, सारे टेस्ट हो चुके हैं। हमारे फैमिली डॉक्टर ने बहुत क्लियरली ये इंस्ट्रक्शंस दिए एट आर्टेमिस गुड़गांव कि कोई टेस्ट प्लीज़ नहीं करना, ऑलरेडी पेशेंट बहुत टॉर्चर से गुजर चुका है और कोई ज़रूरत नहीं है, 4 दिन पहले ही सारी रिपोर्ट्स आई हैं। तो हम आर्टेमिस, हमें इस मजबूरी में जाना पड़ा बिकॉज वी डिडंट नो क्या करें, ब्रदर छटपटा रहा था, तड़प रहा था। सो आर्टेमिस गए, रात को उसको ले गए, इमरजेंसी में एडमिट हुआ, और फिर आर्टेमिस वाले शुरू हो गए कि अब इनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। वे बोले क्यों करना है, क्या प्रॉब्लम है, अभी वो थोड़ा स्टेबल था, नहीं आईसीयू में करना पड़ेगा, ये हो गया वो हो गया है, ऐसा है वैसा है। उन्होंने इतना, मतलब वो डरा देते हैं हॉस्पिटल्स में, इतना पैनिक क्रिएट कर देते हैं कि करना पड़ा। एंड पापा बहुत ज़्यादा वो हो जाते थे कि नहीं, जो डॉक्टर कह रहे हैं हमें वो करना है। सो एडमिट हुआ हॉस्पिटल आईसीयू में, तो परमिशन ली हमने कि मम्मी पापा दोनों आईसीयू में कुछ कुछ घंटे बिताएंगे, पूरा टाइम हम उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। सो वो स्पेशल परमिशन ले गए, बिकॉज आईसीयू में अलाउड नहीं होते हैं, आप दिन में बस 1 घंटा या सुबह 1 घंटा शाम मिल सकते हैं, दैट टू 1 अटेंडेंट एट अ टाइम। मेरी मासी भी उस टाइम हमारे साथ ही थी। तो ब्रदर की कंडीशन ज़रूर ख़राब थी, बहुत ख़राब थी, लेकिन वहाँ जाके पता नहीं ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या किया कि उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई। मेरे ब्रदर को पेन्स थी, चेस्ट में, लंग्स में, रिब बोन्स में कैंसर था, पेन थी, उसको बैक में बहुत पेन रहती थी, हम सब उसकी बैक मसाज करते रहते थे, वो बोलता रहता था बैक दबा दो, बैक दबा दो, पेन किलर्स लेता था, थी तकलीफ़, लेकिन उसको हाथ पैरों में तकलीफ़ नहीं थी। आर्टेमिस में मुझे मम्मा ने ये चीज़ बताई, मैं नहीं थी उस रात हॉस्पिटल में, मैं घर आ गई थी रात को वापस, मम्मी पापा रुके थे। रात को मेरा भाई पूरी रात चिल्लाता रहा आईसीयू में कि मुझे बहुत दर्द हो रही है, मुझे हाथ में बहुत दर्द हो रही है, बहुत पेन है, कुछ करो कुछ करो। वो बहुत घंटों तक चिल्लाता रहा आईसीयू में, किसी ने कुछ नहीं करा, किसी ने सुना भी नहीं उसका, कोई बात नहीं, ठीक है, दवाई दे दी है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर जब मम्मी पापा गए अंदर मिलने उसको, तब उसने बताया मम्मी पापा को कि मैं कब से चिल्ला रहा हूँ कि मुझे इतनी पेन हो रही है, अनटॉलरेबल, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो पापा ने फिर उनको बोला, फिर उसको उन्होंने कोई पेन किलर दी आर्टेमिस गुड़गांव में। अब वो ऐसी पेन किलर देते थे कि अभी मेडिसिन अंदर इंजेक्ट हो ही रही होती थी, पूरी नहीं हुई होती थी, एंड माई ब्रदर वुड नॉकआउट, वो सो चुका होता था। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग कुछ मेडिसिन वो देते थे, जैसे जो ये नहीं होते हैं, ड्रग्स होते हैं लिटरली, कि अभी आपको पूरा इंजेक्ट भी नहीं हुआ और आप सो चुके हैं। तो हैरान होते थे मम्मी पापा ये देख के कि ऐसा कभी हुआ नहीं किसी पेन किलर के साथ। पूरी पेन किलर लेके कुछ देर के बाद उसको लगता था कि पेन में थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, और या वो सो जाता था। मेडिसिन लगते लगते ही वो सो गया, बहुत हैरानी की बात थी। फिर नेक्स्ट डे शुरू हो गए सुबह सुबह आर्टेमिस गुड़गांव में
कि अब हम इनका ब्लड कल्चर करेंगे, अब हम इनका सीटी स्कैन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उनको स्पेशली इंस्ट्रक्शन दिए थे डॉक्टर ने कि कोई टेस्ट नहीं करना है, कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, सिर्फ इमरजेंसी में ला रहे हैं, स्टेबल कर दो। लेकिन उनका सुबह सुबह शुरू हो गया। अब ऑब्वियसली भैया नया पेशेंट आया है तो उस पेशेंट से बिल नहीं बनवाएंगे। आप समझिए ना इस चीज़ को। जब आपके सामने हमने रिपोर्ट्स भी, ये लो ब्लड कल्चर की रिपोर्ट, ये लो पेट स्कैन की रिपोर्ट, ये लो सीटी स्कैन की रिपोर्ट, 4 दिन पुरानी रिपोर्ट्स, उन्होंने उसको निगलेक्ट कर दिया कि नहीं हम अपने करेंगे टेस्ट। ब्रदर के सुबह सुबह ब्लड कल्चर के लिए ढेर ब्लड निकाल के ले गए। ऑलरेडी उसके अंदर जान नहीं, कुछ खा नहीं रहा, कुछ पी नहीं रहा, आप ब्लड निकाले जा रहे हो, ठीक है। फिर कहोगे जी ब्लड चढ़ेगा अब इन्हें। सुबह सीटी स्कैन के लिए लेकर गए, मैं मम्मा पापा हम सब वहीं थे। ब्रदर को जब रूम में ले गए सीटी स्कैन के लिए तो ब्रदर की चीखने की आवाज़ें आने लगी। हम घबरा गए, क्या हुआ। थोड़ी देर तो हम बाहर ही खड़े रहे, अलाउड नहीं था अंदर। फिर उन्होंने हमें बुलाया कि आप लोग प्लीज़ आइए, इनको देखिए, इनको समझाइए अपने पेशेंट को। मेरा ब्रदर चीख रहा है, रो रहा है, उसने मुझे पकड़ लिया कि मुझे यहाँ से ले निकालो निकालो, ये लोग मुझे परेशान करें। मेरे भाई को इतनी तकलीफ़ थी, इतनी पेन थी, उसके लंग के ट्यूमर्स बढ़ चुके थे, लेफ़्ट लंग उसका कोलैप्स हो चुका था, राइट लंग भी 50% पे ही काम कर रहा था। और वो उसको ज़बरदस्ती सीधा करने के लिए फोर्स कर रहे थे कि सीधा लेटो सीधा लेटो। वो हफ्तों से सीधा नहीं लेट पा रहा था, वो अपने उल्टे साइड पे ही लेटता था। एक साइड पाइप डली थी राइट पे तो वो लेफ़्ट पे लेटता था, जब लेफ़्ट में पाइप डली थी तो वो राइट साइड पे लेटता था। वो कैसे सीधा लेटता। अभी पाइप्स नहीं थी उस टाइम, लेकिन घाव थे, बहुत बैंडेज थी, बहुत पेन था, बहुत बहुत उसको तकलीफ़ थी, सांस नहीं ले पाता था वो ठीक से। फिर भी वो उसको ज़बरदस्ती सीधा पकड़ रहे थे, सीधा लेटो सीटी स्कैन करना है। मेरा भाई इतना चीखा चिल्लाया, फिर मैं उन पे जाके चिल्लाई। मैं कहा आप लोगों को शर्म नहीं आती, पेशेंट की हालत नहीं दिख रही आपको, कितना क्रिटिकल है वो, और आप उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, आप 2 मिनट रुक नहीं सकते। तो पता है क्या जवाब दिया आर्टेमिस के जो सीटी स्कैन कर रहे थे नर्सेज और डॉक्टर्स, जवाब दिया, हाँ हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी बाहर बहुत लंबी लाइन है पेशेंट्स की। दिस इज़ द आंसर दे गिव अस, कि मतलब तुम्हारा पेशेंट मरता है तो मरे, वी डोंट केयर, हमारी तो बहुत लंबी लाइन है, मतलब हमारे बहुत सारे बिल्स बनने के लिए रेडी खड़े हुए हैं, आप अपने पेशेंट को देखो, जल्दी जल्दी कराओ। मतलब वो हमें बोल रहे हैं कि आपका पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा। वो बच्चा 1 साल ऐसे फाइट करता रहा, जो कराते रहे डॉक्टर्स वो करवाता रहा कि बस मैं ठीक हो जाऊँ, मैं ठीक हो जाऊँ। कितना उसने टॉर्चर सहा है कि मैं ठीक हो जाऊँ। और फिर आप हमें बोल रहे हैं कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहा, आपको उसकी कंडीशन नहीं दिख रही। एक्चुअली हॉस्पिटल्स में कुछ डॉक्टर्स को, नर्सेस को पेशेंट की कुछ कंडीशन समझ नहीं आती, कुछ नहीं देखते, मतलब ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। देयर इज़ नो सेंसिटिविटी। पेशेंट कितना परेशान है, ये अपना हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, लाइटें ऑन है, बार बार रूम में डिस्टर्ब करने आते हैं, हर 10 मिनट में रूम में डिस्टर्ब करने आते हैं, आप सो ही नहीं सकते शांति से। मेरा भाई इतना इरिटेट होता था कि ये लोग सोने ही नहीं देते हैं, हर 10 मिनट में रूम में आ जाते हैं, हर 10 मिनट में रूम में आ जाते हैं, कभी कोई तमाशा चल रहा है, कभी कोई तमाशा चल रहा है, बस बिल बना रहे हैं, बिल बना रहे हैं, बिल बना रहे हैं, रेकलेसली एंड माइंडलेसली। दिस इज सिक ऑफ द हॉस्पिटल्स। ज़बरदस्ती फिर उसका सीटी स्कैन फिर भी करा, फिर मेरे भाई को वापस आईसीयू में ले गए, ठीक है। सीटी स्कैन की रिपोर्ट बोले कि कुछ घंटों में आएगी। जो लंग का डॉक्टर है वहाँ पे, पल्मोनोलॉजिस्ट था कोई, आई हैव ज़ीरो रिस्पेक्ट फॉर दैट ब्लडी डॉक्टर, एक्सपीरियंस भी नहीं था वो, उसकी एज देखकर लग रहा था, एंड द वे ही डेल्ट विद अस, द वे ही स्पोक विद अस, आई हैव ज़ीरो रिस्पेक्ट फॉर दैट ब्लडी डॉक्टर हूसोएवर ही वॉज। उसने मेरे पापा को बोला कि आप रिपोर्ट के लिए मेरे पास आइएगा, जब आ जाएगी तो मैं आपको डिस्कस करूँगा रिपोर्ट को। मेरे पापा गए उसके चैम्बर में, तब तक रिपोर्ट नहीं आई थी। ब्रदर 3rd फ्लोर पे था आईसीयू में, डॉक्टर का चैम्बर ग्राउंड फ्लोर पे था। 1-2 घंटे बाद फिर हुआ कि डॉक्टर के पास जाएं, तब मैंने पापा को बोला आप अब मत जाओ। बहुत भाग दौड़ पापा की होती थी हॉस्पिटल में, ऊपर नीचे इधर उधर, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट, वहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, कितनी उन्होंने भाग दौड़ करी है। एंड मेरे पापा आर्थराइटिस के पेशेंट है, गाउट है, उनका एज फैक्टर है, सो मेनी थिंग्स, बट ही वॉज एट इट, ही वॉज जस्ट एट इट विदाउट एनी कंप्लेंट्स। तो मैंने तब पापा को बोला अब आप मत जाओ, मैं जाती हूँ, डॉक्टर को मिलकर मैं आती हूँ, रिपोर्ट का पूछती हूँ। थोड़ी देर मैंने वेट किया, मैं गई उनके चैम्बर में, रिपोर्ट का पूछा। मैंने बोला कि मैं मनप्रीत की सिस्टर हूँ, मनप्रीत की सीटी स्कैन की आज रिपोर्ट आनी है, मैं उसके लिए आई हूँ। तो डॉक्टर मुझे क्या बोलता है,
अजीब फैमिली है, कभी पापा आ जाते हैं, कभी आप आ जाती हैं, बार बार आप आते ही रहोगे क्या? दिस इज़ हाउ ही स्पोक विद मी। आई सेड हमें कोई शौक नहीं है बार बार आने का, आपने ही बुलाया था कि जब सीटी स्कैन की रिपोर्ट आए तो हम आपसे आके पूछें। हम दो पहले भी पापा आ चुके हैं, रिपोर्ट तब तक नहीं आई थी और अब शाम हो चुकी है। तब आपने बोला था 3-4 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी, शाम हो चुकी है, रिपोर्ट नहीं आई है, तो इसीलिए मैं दोबारा आई हूँ। उसके बाद मुझे क्या बोला डॉक्टर, कहता है आपको आपके ब्रदर का केस पता है? मैंने कहा हाँ जी मुझे सब पता है, चांसेस कहीं नहीं है सर्वाइवल का, देयर इज़ नो चांस ऑफ सर्वाइवल। क्या मैं उस डॉक्टर से अपने ब्रदर का सर्वाइवल पूछने गई थी? मैं उसकी रिपोर्ट का पूछने गई थी। तो पहले तो आप इरिटेट हो रहे हो, रूडली मुझे बोल रहे हो कि हम बार बार आ जाते हैं, ठीक है, नहीं हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? आप तो नहीं आएंगे हमें बताने की रिपोर्ट आ गई है। उसके बाद जो सवाल मैंने पूछा ही नहीं आपसे, आप मुझे बोल रहे हो कि सर्वाइवल का कोई चांस नहीं है। हमें पता ही नहीं है कोई चांस, टेल अस अबाउट द रिपोर्ट। फिर जब बाद में रिपोर्ट आई, मैं और पापा दोबारा गए, उनसे बात करी, फिर उन्होंने हमें एक कंप्यूटर की स्क्रीन पे डायग्राम दिखाया, ग्राफिक दिखाया कि जो ट्यूमर है लंग का वो 10 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। 10 सेंटीमीटर का ट्यूमर, इतना बड़ा ट्यूमर, और एक उसके साथ और ट्यूमर है लेफ्ट साइड पे ये है, और राइट साइड पे भी कुछ ट्यूमर है, और उन्हें लगता है कि राइट साइड का जो एयर पैसेज है उस ट्यूमर से वो ब्लॉक हो रहा है, पर हम श्योर नहीं है। तो मैंने एक चीज़ पूछी उसी टाइम पापा से कि पापा भाई का अभी पेट स्कैन हुआ है, पेट स्कैन में इतना बड़ा ट्यूमर का साइज़ तो नहीं लिखा हुआ? पेट स्कैन में एक एक मेजरमेंट होती है हर ट्यूमर की, हर नोड की, हर चीज़ की। तो पापा भी चुप थे, ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि डॉक्टर ने 10 सेंटीमीटर का बड़ा ट्यूमर कहाँ से दिखा रहा है हमको, जो ग्राफिक दिखा रहा है। हमें क्या पता किसका ग्राफिक था, बना दिया, भाई का था, किसका था, वी हैव नो आइडिया। बट पेट स्कैन में वो ट्यूमर का साइज़ नहीं था इतना बड़ा। तो हम एक्चुअली वी वर पेट्रीफाइड, इतना बड़ा ट्यूमर कैसे हो गया। और फिर उन्होंने बोला कि लेफ्ट लंग तो कोलैप्स हो चुका है, अब तो वो राइट लंग पे ही जी रहा है, और राइट लंग भी 50% ही चल रहा है। तो नाउ व्हाट ही सेड कि अब हम इनकी ब्रोंकोस्कोपी करेंगे। डॉक्टर्स को हम 10 बार बता चुके थे कि भाई पानी तक नहीं स्वॉलो कर पा रहा, उसको इतनी तकलीफ है, आप उसके मुंह के अंदर वो कैमरा डालेंगे, ब्रोंकोस्कोपी करेंगे ये देखने के लिए कि राइट लंग में ट्यूमर ने एयर पैसेज ब्लॉक करा हुआ है कि नहीं। एंड उन्होंने ये भी बोला कि ब्रोंकोस्कोपी करेंगे और हाई चांसेस हैं रिस्क के कि शायद ये वेंटिलेटर पे चले जाएं। तो ये उन्होंने मुझे और पापा को बताया। वी टोल्ड दिस टू मम्मी, एंड मम्मी ने बिल्कुल मना कर दिया कि अब और टॉर्चर नहीं करेंगे भाई को, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत टॉर्चर हो चुका था। और आर्टेमिस गुड़गांव में तो 2 दिन में आई थिंक उन्होंने पूरे साल की कमी पूरी कर दी। 2 दिन मेरा भाई चीखा है, चिल्लाया है, उसको इतनी पेन जगह जगह स्टार्ट हो गई जो उसको पहले नहीं थी। और एक और बहुत बड़ा कांड किया उन्होंने जो मैं बताऊंगी आज ही की वीडियो में, तो प्लीज़ पूरी एंड तक देखिए। मेरी मम्मा गई फिर डॉक्टर के पास उस दिन शाम को, एंड मेरी मम्मा ने बहुत सुनाया, बहुत रोई वो, और उन्होंने डॉक्टर को बहुत सुनाया कि आप लोग पेशेंट को कीड़ों की तरह ट्रीट करते हैं, आप लोग फैमिली को कितना परेशान करते हैं, ज़बरदस्ती टेस्ट करवाते हैं, आप लोग सिर्फ बिल बना रहे हैं, आप लोगों को कोई सिंपैथी नहीं है, आप लोगों को कोई सेंसिटिविटी नहीं। मम्मी ने बहुत सुनाया, सुनता रहा वो डॉक्टर, और फाइनली उसने अग्री भी किया कि हाँ हम लोग का इस तरह से तरीका है, गलत तरीका है, हमको ये नहीं करना चाहिए, हमको पेशेंट की फैमिली की भी बात सुननी चाहिए। ही अग्रीड टू दैट। तो ये सारी बात हो गई, मना कर दिया कि हमने कोई ब्रोंकोस्कोपी नहीं करानी, अगले दिन हम भाई को डिस्चार्ज करा लेंगे, हम अपनी रिस्क पे हम उसको अपने घर लेके जाएंगे। क्लियर कट बात हो गई। अगले दिन मॉर्निंग में कोई नर्स वर्स आई, तो यूजुअली मॉर्निंग में वो एक जूस का पैकेट लाती थी ब्रेकफास्ट में। भाई कुछ खा तो पाता ही नहीं था, बस जूस, कोकोनट वाटर, ज़रा बहुत वो फॉर्मेलिटी ही होती थी। तो उस दिन वो जूस का पैकेट भी नहीं लाई सुबह सुबह, और कुछ करने लगे, कुछ लिखने लगे, डिस्कस करने लगे। तो मेरी मम्मा ने पूछा कि आज आप जूस भी नहीं लाए और आप ये सब क्या कर रहे हो? तो आपको पता है क्या बोले नर्स और डॉक्टर? कहते आज इनकी ब्रोंकोस्कोपी होगी। एक दिन पहले, एक शाम पहले डॉक्टर को हमने क्लियरली बोला कि हमने नहीं करानी ब्रोंकोस्कोपी, वेंटिलेटर पे नहीं डालना, हम घर लेके जा रहे हैं, अपने रिस्क पे लेके जा रहे हैं। फिर भी वो ज़बरदस्ती ब्रोंकोस्कोपी के लिए सुबह सुबह आ गए और तैयारियां करने लगे। कैन यू रिलेट, कैन यू जॉइन द डॉट्स? सारे टेस्ट्स के लिए हमारी फैमिली डॉक्टर ने वहाँ मना किया, फिर भी उन्होंने सारे टेस्ट किए।
ब्लड कल्चर, पेट, CT स्कैन, दुनिया भर के ब्लड टेस्ट सब करे। ICU में नहीं एडमिट करना था, फिर भी ICU में रखा। ब्रोंकोस्कोपी के लिए मना किया, ज़बरदस्ती ब्रोंकोस्कोपी करने सुबह सुबह आ गए। देन माई पेरेंट्स पुट देयर फुट डाउन एंड वी वर लाइक फक ऑफ, हमने जाके डॉक्टर से बात की, हमने कहा हम इसको अभी के अभी डिस्चार्ज कर रहे हैं, हम अपने रिस्क पे घर लेके जा रहे हैं। उस दौरान एक चीज़ और हुई, ब्रदर को एक ड्रिप चढ़ रही थी। मेरे पापा, मेरी मम्मा और मेरी मासी, 3 लोग विटनेस है इस चीज़ के, मैं नहीं थी उस टाइम, 3 लोग इस चीज़ के विटनेस है। मेरे पापा हर चीज़ माइन्यूटली नोट करते थे और हर चीज़ वो अपने रिकॉर्ड में भी लिखते थे। क्या दवाई चढ़ी, कितनी डोज चढ़ी, कितनी देर तक चढ़ी, किस टाइम स्टार्ट हुई, किस टाइम बंद हुई, जो रिकॉर्ड होता था नर्सेस डॉक्टर्स के पास, मेरे पापा हर चीज़ अपने पास रिकॉर्ड करते थे। तो मेरे पापा ने एक ड्रिप देखी, उस पर नाम देखा फैंटानिल, मेडिसिन का नाम, आप लोग गूगल करिएगा, मैं यहाँ नाम लिख दूंगी, फैंटानिल। मेरे भाई को वो दवाई दे रहे थे ये लोग, हमें नहीं पता था। मेरे पापा ने पूछा कि ये कौन सी मेडिसिन दे रहे हो, तो नर्स ने बोला कि ये पेन किलर दे रहे हैं। पापा ने कहा किसने बोला आपको, तो कहती डॉक्टर ने बोला, लेकिन हमसे नहीं पूछा। जब बाद में भाई जा चुका था, जिस दिन उसके लास्ट राइट्स हम करके आए थे, क्रीमेशन करके आए थे, पापा के माइंड में सब चीज़ें चल रही थी शायद, तो उनको उस मेडिसिन का याद आया कि ये फैंटानिल दी थी इन्होंने, और फैंटा कोल्ड ड्रिंक है तो नाम याद था आसानी से। उसके बारे में जब हमने पढ़ा तो ये मेडिसिन का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है डेथ। ये मेडिसिन आपकी ब्रेन को नंब कर देती है कि आपको सारी दर्द वर्द महसूस ही नहीं होती। और एग्जैक्टली वही हुआ जब मेरा भाई आर्टेमिस से घर आया, तो उसको बैक में कोई दर्द ही नहीं हो रही थी। उसने बोला ही नहीं एक बार भी। मैंने पूछा कि तुझे दर्द नहीं हो रही बैक में, तू तो अपनी बैक मसाज रोज़ करवाता था, तेरे को पेन किलर्स दे रहे थे। कह रहा नहीं, उसको शायद वो दर्द फील होनी बंद हो गई। दूसरा साइड इफ़ेक्ट मेमोरी लॉस। मेरे भाई को मेमोरी लॉस होने लगा। वो पहले हमें बता देता था, पानी दे दो, सुसु करवा दो, ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, वो चीज़ें बता के हमें सब बोल देता था। अब वो क्या करने लगा था, हमें बुलाता था कि इधर आओ, भूल गया भूल गया भूल गया। वो बस यही बोलता रहा कि मैं भूल गया कि मुझे क्या बोलना था, मुझे क्या चाहिए था। वो सब कुछ भूलने लगा था, और जबकि पहले ऐसा नहीं हो रहा था। आर्टेमिस जाने से पहले ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। उसको अपनी दवाइयों का नाम भी याद था। बोल बहुत कम रहा था, वो बहुत चुप हो गया था क्योंकि वो बहुत तकलीफ़ में था, ड्राउजी रहता था, लेकिन वो भूलता कुछ नहीं था, उसको सब याद रहता था। आर्टेमिस से आने के बाद मेमोरी लॉस, आर्टेमिस से आने के बाद पेन वेन सब भूल गया क्योंकि उसका ब्रेन नंब हो गया। और लास्ट 2 दिन में उसकी पल्स भी जाने लगी, और ये भी उस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है, फैंटानिल। USA की स्टडी कहती है दैट दिस मेडिसिन इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। एक और मेडिसिन होती है मोर्फिन। मोर्फिन भी हमें हमारे फैमिली डॉक्टर ने बोला था कि मत देना, क्योंकि मोर्फिन भी तब दी जाती है जब पेशेंट को फाइनली अब मतलब होता है कि अब बर्दाश्त नहीं होगा, मोर्फिन दे दो, पेशेंट को जाने दो। और हमारे को बालाजी का डॉक्टर बोलता था मोर्फिन दे दो, पेन है मोर्फिन दे दो, इतनी कैजुअली ही वुड से मोर्फिन दे दो। और एक बार मैं एक केमिस्ट के पास गई भी थी खरीदने, डॉक्टर ने हमें मैसेज किया था मोर्फिन, तो किसी भी केमिस्ट ने हमको मेडिसिन नहीं दी। और पूछा कि आपको किसने बोली है मेडिसिन, उनका डॉक्टर ने बोली, ये लिखा हुआ है, मैसेज है उनका। तो दे सेड बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम ये मेडिसिन नहीं दे सकते, और ये मेडिसिन आसानी से देते भी नहीं है। और बालाजी का डॉक्टर इतनी कैजुअली हमको मैसेज कर देते थे, फ़ोन पे बोल देता था मोर्फिन दे दो। और थैंकफुली हमें फैमिली डॉक्टर ने बोला था मोर्फिन मत देना, तो हमने कभी ब्रदर को मोर्फिन नहीं दी। फैंटानिल मोर्फिन से भी 150 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट और लीथल मेडिसिन है, जो आर्टेमिस के डॉक्टर्स ने हमसे बिना पूछे, हमारी कंसेंट के बिना ब्रदर को दे दी। और पापा ने, मम्मा ने देखी तो उनको याद आया कि ये मेडिसिन उसको दी थी लास्ट में। और घर आते ही जैसे मैंने बताया ये सब चीज़ें हुई जो पहले नहीं थी। और सबसे बड़ी चीज़, हमेशा हॉस्पिटल में एक डिस्चार्ज समरी बनती है जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है, और हर मेडिसिन, हर ट्रीटमेंट, हर चीज़ उस डिस्चार्ज समरी में लिखी जाती है। फैंटानिल उस डिस्चार्ज समरी में कहीं नहीं लिखी थी। आज हमारे पास रिटन प्रूफ होता अगर डिस्चार्ज समरी में होती, लेकिन मेरे मम्मी को, मेरे पापा को कोई सपना नहीं आएगा कि फैंटानिल दी मेरे भाई को। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, और फिर वो मेडिसिन वो दिए जा रहे थे। फिर मेरे पापा ने कुछ घंटों बाद जाके पूछा कि अभी भी चल रही है मेडिसिन।
60% जा चुकी थी, 40% रह गई थी ड्रिप में। तो पापा ने पूछा, आप अभी तक दे रहे हो? तो नर्स ने कहा कि हाँ अभी हटा देते हैं। मतलब पापा ने बोला तो हटा दी, पापा नहीं बोलते तो वो देते ही रहते, पूरी की पूरी डोज दे देते। ये होता है हॉस्पिटल्स में और ये हुआ है हमारे साथ। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। आईसीयू में एडमिट करने से पहले 1000 बार सोच लीजिए। आईसीयू का बिल अच्छा बन जाता है, आईसीयू में क्या करते हैं, पेशेंट को ख़राब कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, पता नहीं, बट ये हमारा एक्सपीरियंस है। और मेरे भाई ने डॉक्टर को भी फीडबैक दिया था फोर्टिस में कि आईसीयू नरक है आपका, हेल है आपका आईसीयू। और आईसीयू में ही एडमिट होने के बाद ही ब्रोक डाउन, ही गिव अप। कभी नहीं रोया वो, कभी उसने हिम्मत नहीं हारी। कितना भी हॉस्पिटल्स गया, एडमिट रहा, कभी हिम्मत नहीं हारी। आईसीयू में जाके उसने हिम्मत हार दी कि मैं टॉर्चर हो रहा हूँ यहाँ पे, मुझे यहाँ से निकालो। और हमने यही सोचा था कि हम भाई को घर पे रखेंगे, घर पे सब कुछ अरेंज करेंगे, सारी फैसिलिटीज़ करेंगे और हम उसको घर में ठीक कर देंगे। ये हमारा कॉन्फिडेंस था, मेरा तो बहुत ही फेथ था कि अब भाई को हम घर में ठीक करेंगे। पर हमको ये नहीं मालूम था कि उसको उन्होंने वो दवाई दे दी फैंटानिल, जिससे कि भाई 4-5 दिन से ज़्यादा जी ही नहीं पाया। और वो सारी चीज़ें उसके साथ हुई जो उस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स में लिखी हुई थी। हमने इसके बारे में पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि आपका ब्रेन नम हो जाता है, आपको बॉडी में कोई दर्द वर्द कुछ फील नहीं होता, मेमोरी लॉस होता है, आपकी धीरे धीरे पल्स भी चली जाती है एंड फाइनली यू हैव अ कार्डियक अरेस्ट एंड यू लूज योर लाइफ। और भाई के साथ एग्जैक्टली वही हुआ। कल एक और चैप्टर के साथ आऊँगी विच विल बी वेरी वेरी पेनफुल, पर ये शेयर करना अब ज़रूरी है क्योंकि आज का ये चैप्टर बहुत ज़रूरी था। किसी का एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा देन यू आर वेरी लकी, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मैंने आपको हर चीज़ जैसा हुआ है वैसी बताई है। माई ब्रदर इज़ नो मोर। उसके लिए मैं कभी कोई चीज़ झूठ नहीं बोलूँगी, एग्जैजरेट नहीं करूँगी। जो था सच है, सच बोला मैंने आपको। और ये सब तो मैंने सिर्फ आपको बोला है, हमने ये सब चीज़ें देखी हैं, जी हैं। हम पे क्या बीती है वो ट्रॉमा सिर्फ हमें पता है, लेकिन ये शेयर करना ज़रूरी था। एक दो चीज़ें हैं कि हम आईसीयू के बाहर अगर सीसीटीवी कैमरास लगाएं और फैमिलीज़ देखें कि क्या हो रहा है तो इट विल बी अ वेरी बिग थिंग, इट विल बी अ गुड थिंग। डॉक्टर्स कैन बी मोर सेंसिटिव। अगर आपको बार बार बोला जा रहा है कि टेस्ट नहीं करवाने, ज़रूरत नहीं है, 4 दिन पहले टेस्ट हुए हैं, सारी रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, तो ज़बरदस्ती मत करिए। सिर्फ बिल बनाने के लिए किसी की जान से मत खेलिए। कल आपको मिलूंगी विद अनदर चैप्टर। टेक केयर गाइस।